वाह, नए टाइप का पदार्थ। हाँ, वो वाला कहाँ गया जिससे नूडल्स खाते हैं? हाँ, कैसे पकड़ते हैं? हाँ, लेकिन पकड़ते कैसे, बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोग कैसे? क्लास के बाद सीखें। एक वो भी आती है जिसमें पीछे डंडी जुड़ी रहती है वो थोड़ा आसान होती है। हाँ हाँ, मैंने उसी से खाया है। एक रेस्टोरेंट में उसी से दे रहे थे कि स्टाइल भी हो जाए और देसी लोग खा भी पाए। नूडल, पापड़ भी उसी से उठा के खा लिया था मैंने। हाँ, आओ भाई आओ। क्या कर रहे थे? ठीक है, देखो भाई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहां पहुंच गए। कहानी बहुत आसान है। आपको क्या बोलना है कि मान लीजिए स्क्रीन पे पूछा कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगे, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मतलब नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ऐसा पूछते हैं। ठीक, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ऐसा सिचुएशन है, मान लीजिए कि ये दो स्लिट हो गए S1 S2 और ये स्क्रीन हो गया। अब स्क्रीन का साइज ऐसा फाइनाइट साइज दिया हुआ है, मतलब ऐसे दिया हुआ है 1 मीटर हाइट का स्क्रीन है, या सेंटर से ऊपर 1 मीटर है, नीचे 1 मीटर है, तो इतने 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगे। तो तरीका यह है कि ये जो साइज है ना, इसको ऐसे एज पे ज्वाइन कर दो और ये एंगल हो गया थीटा। तो यहां पे पहुंचने वाले दो वेव्स का पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, वो बिल्कुल टॉप में एट द टॉप, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा लिखा। और ये पाथ डिफरेंस को हमने एन लैम्डा के इक्वल कर दिया, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, यानी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस, तो एन लैम्डा कर दिया। इससे एन का वैल्यू निकाला, आ गया डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो मान लीजिए एन का वैल्यू आ गया 18.3, मतलब इंटीजर नहीं आया, 18.3। इसका मतलब है 18 तो कंप्लीट बन गए, 0.3 का मतलब है एक फ्रैक्शन ऑफ फ्रिंज थोड़ा सा और बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमा कितने हो गए? 18 तो पूरे ही बन गए ना, तो 18 तो मैक्सिमा ऊपर आ गए। अगर नीचे भी सेम है तो नीचे भी 18 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितने हो गए? 37। कैसे कैसे कौन सा वाला? एक सेंटर पे जो मैक्सिमा है उसको हम अलग से बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, याद आ गया क्या? सेंट्रल मैक्सिमा मतलब 0। तो हमने तो 1 2 3 4 तो 18 तक गए, नीचे भी 1 से 18 तक गए, बीच में 0 वाला पॉइंट भी है, तो एक एक्स्ट्रा। तो हमने बोला यहां पे एक n का नंबर बना दिया, ये देखो ऐसा वाला एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। इसका क्या मतलब है, मैथ्स वाले जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 18.3 आया तो 18 बोलना है, 18.9 आया तो 18 बोलना है, समझ गए क्या? 18 पॉइंट समथिंग आया तो 18 बोलना है आंसर, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस अबव द स्क्रीन। ऐसे ही टोटल ब्राइट फ्रिंजेस का आंसर 2n+1, या तो इस पे स्क्वायर ब्रैकेट बाद में लगा सकते थे, ऐसे कर देता हूं मैं, उसको छोड़ देता हूं, 2n+1, और टोटल डार्क फ्रिंजेस वहां पे 2n ही लिख देंगे। ये बात समझ गए क्या? क्योंकि सेंट्रल डार्क को कुछ नहीं होता, तो 18 ऊपर 18 नीचे तो 36 है, लेकिन ब्राइट फ्रिंज में नंबर +1 हो जाएगा, इसलिए आंसर आपको ऑड नंबर में दिखेंगे। समझ गए क्या? मुश्किल बात हुई क्या? ठीक, ठीक है। अगर साइज ऑफ द स्क्रीन दिया ही नहीं है, जैसे इसमें क्या बोला मैंने कि स्क्रीन 1 मीटर ऊपर है और 1 मीटर नीचे, मैंने बोल दिया, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया ही नहीं कोई साइज, तो फिर स्क्रीन का साइज कहां तक मान लेंगे? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट के लिए साइन थीटा यानी थीटा का वैल्यू
इनफाइनाइट मतलब ये एंगल बढ़ता जाएगा, इतना होता जाएगा। तो हमने बोला इफ साइज ऑफ स्क्रीन इज नॉट गिवन, या लार्ज स्क्रीन है, मेंशन्ड साइज नहीं दिया, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 लिख देंगे। तो एन का वैल्यू डी साइन थीटा बाई लैम्डा की जगह, साइन थीटा की जगह 1 हो जाएगा, डी बाई लैम्डा। तो टोटल ब्राइट फ्रिंजेस क्या हो गए? 2 n, पहचान गए क्या? ठीक। आज नंबर ऑफ फ्रिंजेस, शेप, फ्रिंज का शेप कैसा दिखेगा वो, और पैटर्न किस किस तरीके के हमको दिख, मतलब 2-3 चीजें शेप और साइज नंबर ऑफ के हिसाब से करेंगे। देखो, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.320 नैनोमीटर अपार्ट, ये स्मॉल डी का वैल्यू है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, एनएम है ये, एन डैश एम मतलब एनएम है, is incident on the slits. The total number of bright fringes that are observed in the angular range of -30 डिग्री to +30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 30, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। समझ गए क्या? एन का वैल्यू निकालो पहले। एन का फॉर्मूला क्या था? डी साइन थीटा बाय लैम्डा। जल्दी करो। तो अबव वाला निकालेंगे, फिर उतना ही बिलो हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आपको देख के आइडिया लग जाएगा तुरंत कि आंसर क्या आने वाला है। देखो कौन सा आंसर नहीं आने वाला, जरा बताओ क्यों? हाँ, इवन नंबर का आंसर तो नहीं आएगा, ऑड नंबर आएगा। हाँ, एन का वैल्यू आया डी साइन थीटा बाय लैम्डा, डी यानी कि 0.320। एक मिनट भाई, हेलो, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं था, बात हो गई। डी साइन थीटा बाय लैम्डा, लैम्डा है 500 नैनोमीटर, और ये मिलीमीटर है ऊपर वाला, तो 10 का पावर -3, तो ये 2 इंटू 500,000 हो जाएगा, यानी 3 0 ये गए, 3 0 ये गए, और 1 2 3 3 0 ये गए। टोटल कितने जीरो? सारे 9 0 चले गए। समझ गए क्या? फिर यहां 320 आ गया। अब क्या करें? तो फिर आंसर हो गया, आंसर आ गया नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। समझ गए क्या आंसर आया? 641। ये तो अलग सवाल है, ये आप कर लेना होमवर्क। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई एक स्लिट के सामने स्लैब लगा दें, when a transparent plate of thickness 0.5 millimeter is placed over one of the slits, fringe pattern is displaced by 5 millimeter. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ पैटर्न का फॉर्मूला हमने लिखा था, शिफ्ट इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इन म्यू -1 इंटू, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना, फिर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमने दो एग्जाम्पल कर लिए थे, मैं तीसरा एग्जाम्पल भी बता देता हूं। जितना भी हो सकता है खेल सब लिख लो, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई खेल खेलते हैं। अगर मान लो ऊपर के स्लिट पे अलग स्लैब रखा है, नीचे में अलग रखा है, ये μ1 है, ये μ2 है, और मान लीजिए T2 है ये, और ये T1 है। तो आपको ऐसा दिख रहा है कि μ2 या T2 का वैल्यू बड़ा है, तो मतलब ये ज्यादा पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और ये कम, तो स्लिट पैटर्न ऊपर खिसक जाएगा, क्योंकि फिर ज्योमेट्रिकली इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। खैर, तो फिर इसी सवाल के फॉर्मूले में कैपिटल डी बाय स्मॉल डी μ1 -1 इंटू T1 माइनस, समझ गए क्या लिखा? दोनों को अलग अलग मिल रहा है तो उनका भी डिफरेंस ले लो, जो नेट पार्ट डिफरेंस है वो डी बाई डी में चला जाएगा। ठीक है क्या? कुछ याद आया क्या? ऐसा एक सवाल था अभी लास्ट क्लास में, एक में अलग स्लिट था, एक में अलग था। ठीक,
अब देखो दूसरे में, अगर इसी में लिख देता हूं, इसी पेज पे, इफ सराउंडिंग मीडियम इज म्यू, यानी कि ये दो स्लिट्स जो है S1 S2, इसमें भी स्लैब रखा है, इसमें भी स्लैब रखा है, ये स्लैब μ1 का है, यहां पे स्लैब μ2 का है, लेकिन ये पूरा सेटअप एक अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भरा हुआ है जिसका वैल्यू म्यू है। ठीक है, तो यही सवाल में जवाब शिफ्ट ऑफ पैटर्न y इज इक्वल टू d बाय म्यू डी μ1 माइनस म्यू इंटू टी माइनस μ2 माइनस म्यू इंटू टी, या T1 और T2। इसका मतलब समझना, जब हम लोग बाहर का मीडियम 1 होता था और यहां पे स्लैब लगाते थे, तो 1 मतलब एयर, तो एयर में अगर T डिस्टेंस चलेगा तो वो T होगा, लेकिन स्लैब में जब T चलेगा तो वो म्यू टी हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कितने का आया, म्यू टी माइनस टी। समझ गए क्या? तो म्यू माइनस 1 इंटू टी। कुछ सेंस बना क्या? यानी कि अगर स्लैब नहीं होती तो यहां क्या होता, एयर होता। अगर एयर में टी चलेगा तो कितना चलेगा, टी चलेगा तो टी चलेगा, लेकिन एयर में टी की जगह अब स्लैब में टी चलेगा तो वो दिखने में टी है लेकिन ऑप्टिकली कितना है, म्यू टी। तो टी की जगह अब टी नहीं चल रहा, उसकी जगह म्यू टी चल रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा चला, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अभी सराउंडिंग मीडियम म्यू होता तो म्यू में टी थिकनेस चलता तो म्यू टी चलता, उसकी जगह μ1 का स्लैब रखा है तो म्यू टी की जगह μ1 टी चल रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, μ1 माइनस, समझ गए क्या, म्यू माइनस 1 की जगह μ1 माइनस म्यू हो गया, 1 की जगह म्यू हो गया ना, ठीक है। और d बाय म्यू डी क्यों कर दिया, क्योंकि d साइन थीटा की जगह ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस भी म्यू डी साइन थीटा हो जाएगा, तो उसका म्यू डी भी नीचे आ गया है। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा और प्यार से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने म्यू को 1 बना दिया। सराउंडिंग मीडियम क्या था, म्यू था, हमने उसको क्या बना दिया। अब म्यू को 1 कैसे बनाते हैं, उसको उसी से डिवाइड कर देते, तो μ1 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, म्यू से, और μ2 भी किससे डिवाइड हो जाएगा। अब मतलब समझ रहे हैं, ये मीडियम म्यू था तो मैंने इसको क्या कर दिया, अरे ये कचपच कर रहा है, इसको 1 बना दो, तो ये μ1 भी बदल के और μ2 भी बदल के, तो आपको ये μ1 की जगह μ1 बाय म्यू का दिखेगा और μ2 भी μ2 बाय म्यू का दिखेगा, तो यही फोटो वापस बन जाएगा और इसी फॉर्मूले में वैल्यू आ जाएगा। लेकिन μ1 की जगह μ1 बाय, देखो आप इस म्यू को अंदर भेजो, कहां गया, इस म्यू को अंदर भेजो तो μ1 की जगह क्या आ जाएगा और म्यू की जगह क्या आ जाएगा, दिखा क्या, समझ गए। अब शेप, फ्रिंज पैटर्न का शेप कैसा है, देखो अगर सवाल कितना गहरा पूछने वाले लोग हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ओलंपियाड में ये सवाल आए तो वहां गहराई ज्यादा पूछते हैं, तो आपको बोलना हाइपरबोलॉइड, समझ रहे हैं। जैसे डॉक्टर जब बात करते हैं तो मरीज कौन है उसके हिसाब से बीमारी बताते हैं, है ना। अगर डॉक्टर से डिस्कस करेगा तो बड़े साइंटिफिक नाम के साथ बताएगा, क्यों भाई। और डॉक्टर ऐसे हमारी तरह देसी लोगों से बात करेगा तो बोलेगा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा पेट दर्द है, ठीक है दवाई दे रहे खाओ। यहां पर भी ऐसे ही है, जितना पढ़ा लिखा है इंसान उतना गहरा आंसर। तो सबसे गहरा आंसर है हाइपरबोलॉइड। 3D में जो शेप है वो क्या है, हाइपरबोलिक है, और 3D शेप ऑफ हाइपरबोला इज हाइपरबोलॉइड। हाइपरबोलॉइड शेप बनेगा किसका, फ्रिंज का शेप हाइपरबोलॉइड है। लेकिन कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो YDSE में ऐसे स्लिट्स होते हैं 2, ये पिक्चर तो आपको याद होगा। इसके परपेंडिकुलर यहां पे होता है स्क्रीन, और यहां से ऐसे चलते हैं हाइपरबोला, ऐसे जैसे किसी कार्डबोर्ड को ऐसे मोड़ दो आप, तो ऐसा शेप का चलेगा हाइपरबोला, हाइपरबोला चलेगा, और यही हाइपरबोला जाके यहां टकराएगा। तो यहां पर भी थोड़े थोड़े हाइपरबोलिक शेप दिखेंगे, लेकिन क्योंकि स्क्रीन बहुत ही दूर है
तो ये ऑलमोस्ट जैसे थोड़ा सा कर्व मैंने बनाया है, आपको ऑलमोस्ट कैसे दिखेंगे? तो हमको बोलना है रेक्टेंगुलर शेप इन YDSE, ठीक है ना? अगर ये स्क्रीन बहुत ही पास रखे, बहुत ही पास, तो फिर वो YDSE नहीं होता, क्योंकि YDSE में ये अजम्पशन पहले से था कि कैपिटल D इज मच ग्रेटर देन, बहुत दूर रखना था, मिलीमीटर माइक्रोमीटर में था, ये बहुत दूर था, तो ये मीटर में चलता था। तो आपको क्या बोलने हैं? रेक्टेंगुलर शेप। मतलब हाइपरबोला भी ऑप्शन में होगा तो भी क्या बोलना है? लेकिन अगर बोल दो 3 डायमेंशन में क्या शेप है, या स्क्रीन बहुत पास रख दें इसके, तो क्या शेप है? हाँ, तो दूसरा है इन 3D और इफ स्क्रीन इज वेरी क्लोज, तो हाइपरबोला। लेकिन यही बोलना है, मैं ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इससे नुकसान ही होगा आपको, फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो खेल चल रहा है उसमें आपको अब आंख बंद करके क्या बोलना है। अब जब सबको पता ही चल गया कि एक ही शेप है रेक्टेंगुलर, तो सभी लोग क्या याद करके जाएंगे? रेक्टेंगुलर। कौन सा शेप ही एनसीईआरटी में बोलता है? सारी बुक में रेक्टेंगुलर बोलता है, सबको रेक्टेंगुलर पता है। तो 4 ऑप्शन में कुछ भी लिख दे के आंसर मार देते हैं लोग रेक्टेंगुलर, इसलिए सवाल बदल देते हैं। अब देखो शेप कैसे बदल जाता है। तो आज तक जो सवाल आया है शेप का, उसमें रेक्टेंगुलर कभी पूछा ही नहीं, मतलब वो वाला सवाल देते हैं जिसमें रेक्टेंगुलर नहीं आता। तो कौन सा एग्जाम्पल में रेक्टेंगुलर नहीं आता वो देखो। अगर ये 2 स्लिट लगाए, उसकी जगह तुम 2 पॉइंट सोर्स लगाओ, तो बस एक एग्जाम्पल अलग है और वही पूछा जाता है। तो एक पॉइंट सोर्स है S1 और दूसरा पॉइंट सोर्स है S2, और स्क्रीन है इनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। ये इस फोटो का उल्टा है, यहां पे है S1 और ये S2 है, मतलब स्क्रीन इनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर यहां छत की तरह लगा दिया, समझ गए क्या? लेकिन ये कैसी चीजें हैं? ये रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं, और जबकि इसमें क्या बनाए गए हैं? तो इफ S1 and S2 are point sources and screen is kept perpendicular to line S1 S2, S1 S2 की लाइन बनाई, स्क्रीन उसके परपेंडिकुलर रख दिया, तो जो फ्रिंज पैटर्न मिलता है उसका शेप सर्कुलर फ्रिंज। ऐसा क्यों? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो दिखने लगेगा। हाँ, अगर मैं S2 से इसके सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करूं और S1 से भी इसके किसी पॉइंट को ज्वाइन करूं, मतलब इसके सर्कल के किसी पॉइंट को और S1 से भी सर्कल के किसी पॉइंट को, तो ये दोनों के लेंथ में कुछ डिफरेंस है। मान लो ये लेंथ छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? तो बड़ा लेंथ मान लो 3 लैम्डा ज्यादा है, तो यहां पे थर्ड मैक्सिमा बन रहा है। लेकिन सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो S2 का लेंथ, जैसे ये लेंथ x1 है, हाँ ये लेंथ x2 है और ये लेंथ x1 है, तो इस सर्कल के हर पॉइंट पे S1 का डिस्टेंस क्या है? कोन जैसा बन रहा दिख रहा है क्या? हाँ, तो S1 और S2 अगर सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह हैं और यहां पे स्क्रीन लगाया, उनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, तो जितने डिस्टेंस पे मैक्सिमा बना, इस सेंटर के चारों तरफ हर पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा, दिख रहा है क्या? क्योंकि जो डिस्टेंस ये x2 है वही ये भी x2 है, यहां से ज्वाइन करोगे, अगर ये x1 हो गया तो यहां भी x1 हो गया, तो जो पाथ डिफरेंस यहां है वही पाथ डिफरेंस यहां, वही सर्कल के हर पॉइंट पे है, तो आपको फ्रिंज किस शेप के दिखने लगेंगे? सर्कुलर। बस यही एक एग्जांपल है जिसमें शेप, अदरवाइज क्या बोलना है आंख बंद करके? तो YDSE बोला, रेक्टेंगुलर टिक मार दो, ठीक। लेकिन अगर पॉइंट सोर्स और स्क्रीन है उनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, तो क्या बोलना है? सर्कुलर। पहचान गए क्या? मतलब ये 2 बार आ चुका है। हाँ जी, मतलब एक बार नीट जेई में।
वो सवाल मैं समझ गया, मुझे याद है वो सवाल क्या है, और वो सवाल में 30 ही सही आंसर है। हाँ, तो हमारा आंसर क्या था? हाँ, वही सही आंसर है। वो जो होशियार चंद हैं वो लोग डालते 31 आंसर। तो वो 2 सोल्यूशन चलते हैं दुनिया में उसके, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इंक्लूड कर लिया है, मतलब जहां पहला पॉइंट है उसको इंक्लूड कर लिया, तो आखिरी पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं, पहले को भी इंक्लूड करते हैं और आखिरी को भी, पहले को एक्सक्लूड करके ऑड नंबर बना देते हैं। वो गलत है। फोटो देखते ही आपको पता चलेगा क्या आंसर लिखना है। लिखा गया क्या? फोटो देख के समझ में आ रहा है? S1 से जो वेव जाएगा S2 से जाएगा, वो सर्कल सर्कल, मतलब वेव तो सीधे ही जाते हैं, लेकिन जो, जैसे मैं बोला ये पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वैसा ही पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पे मिलेगा, यानी कि अगर ये पूरा प्लेन है तो ऐसा सर्कल बन जाएगा, सेम पाथ डिफरेंस है। पढ़ रहे हो बच्ची? आपके पीछे भी सब लोग बच्चियां ही हैं, और क्या। पढ़ रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छे। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम लोग बैठे हैं। अब कुछ दम बचा नहीं है, मतलब अब ये है कि हम खींच खींच के 1-2 पॉइंट जबरदस्ती बना रहे हैं। तो मेन वाईडीएससी का मुद्दा खत्म हो गया। मेन वाईडीएससी में 2-3 ही एग्जाम्पल मेन चलते हैं। एक नॉर्मल वाले एग्जाम्पल की फर्स्ट मैक्सिमा कहां है, सेकंड मैक्सिमा कहां है, तो बीटा के टर्म्स में आंसर देते थे। कुछ याद आया क्या? अगर मैं बोल दूं फिफ्थ मिनिमा कहां होगा तो क्या लिखोगे? 4.5 बीटा। बीटा क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कहानी खत्म। तो एक तो सवाल ये, अगर मैंने बोल दिया 500th मैक्सिमा कहां बन रहा है, तो फिर बीटा मत बोलो, तो कैटेगरी पकड़ो, फिर बीटा नहीं बोलना, फिर लैम्डा बोलना है। तो 500th मैक्सिमा तो बड़ा नंबर हो गया, तो 500th मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 500 लैम्डा। और वाईडीएसई में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा को 500 लैम्डा कर दो, उससे साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा से थीटा आ जाएगा, थीटा से टैन थीटा आ जाएगा, टैन थीटा से वाई बाई डी हो जाएगा। तो छोटे नंबर हैं बीटा में लिख दो, बड़े नंबर हैं तो डी साइन थीटा को पाथ। इसलिए मैं बोलता हूं, आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया प्यार से, कि जब भी पाथ डिफरेंस पूछे तो लैम्डा के टर्म्स में बोलो, और जब पोजीशंस पूछे तो बीटा के टर्म्स से बोलो। दोनों आपस में रिलेट करेंगे, छोटे नंबर पे हमेशा सेम चलते हैं। समझ गए क्या? एक तो ये वाले सवाल होते हैं। दूसरे सवालों में हमने बोला, यानी एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला वाईडीएसई में क्या आया? डी साइन थीटा। और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटरफेरेंस का अलग पहले ही पढ़ चुके थे। कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस क्या होता है? एन लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस क्या होता है? एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। याद आ गया? 0.5 माइनस कर दो, एन लैम्डा माइनस लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव का हो गया। और कंस्ट्रक्टिव के लिए ये किसकी कंडीशन है? ये, इसको वाईडीएसई से कोई लेना देना नहीं, तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। वाईडीएसई एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसमें रेक्टेंगुलर स्लिट मैंने बनाए, और उस स्लिट के प्लेन के पैरेलल ही एक और प्लेन लगाया। जैसे पिछला एग्जांपल वाईडीएसई नहीं है, दिस इज नॉट वाईडीएसई। समझ गए क्या? ये वाईडीएसई नहीं, इसमें 2 सोर्स जरूर हैं लेकिन 2 स्लिट्स नहीं है। तो डबल स्लिट कहां हुआ? समझे क्या? यंग्स डबल स्लिट क्या बोलता है कि स्लिट ऐसे ऊपर नीचे होंगे, जिस प्लेन में स्लिट होंगे स्क्रीन भी उसके पैरेलल होगी। ऐसे देखो, ये स्लिट का प्लेन, स्क्रीन पैरेलल। अब हम लोग पहला पार्ट डिफरेंस पढ़ते थे वाईडीएसई में, डी साइन थीटा, उसको बोलते थे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। उसका मीनिंग क्या होता था कि स्क्रीन में किसी भी जगह पर जाओगे थीटा एंगल पे तो 2 रेज जाएंगी, वहां कितना पार्ट डिफरेंस होगा? एक छोटी है, एक रे लंबी है, कितना पार्ट डिफरेंस है? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा यही बोलते रहना है, डी साइन थीटा, किसी भी पोजीशन पे। दूसरा, अगर कोई स्लिट के सामने पतली सी स्लैब या फिल्म या एक मीडियम का टुकड़ा लगा दूं, तो उसमें से लाइट रे क्रॉस करके आएगा, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। पहला क्या था?
एक लाइन लंबी एक लाइन छोटी, ज्योमेट्री है ये, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। और दूसरा क्या है, दोनों लाइन देखने में सेम है लेकिन इंटरनली वो ज्यादा चल गई, टी की जगह म्यू टी हो गया, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। और तीसरा है एक इनिशियल पाथ डिफरेंस, बोलते हैं यहां पे एक नया तरह का पाथ डिफरेंस लिखेंगे, इनिशियल पाथ डिफरेंस। यहां पे मामला अब उतनी इंपॉर्टेंस का नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन का है। अगर किसी ने कहा कि लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर दी, पहले कहां से आ रहा था, सोर्स यहां था, जितना सोर्स से S1 दूर था उतना ही सोर्स से, तो सोर्स से पहले कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। आप देखो पहले हम ऐसे बनाते थे, यहां पे सोर्स बना दिया, यहां से लाइट रे आया, यहां से ऐसे बना रहे थे ना, याद है, और फिर यहां से लाइट रे सब जगह जा रहा है, यहां से भी लाइट रे सब जगह। तो स्क्रीन पे जब लाइट रे पहुंचेगी तो एक S1 से और एक S2 से, ऐसे दो लाइट रे पहुंचेगी, इनका पाथ डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन यहां पे कितना पाथ डिफरेंस है, 0 है। इधर जितना S से S1 का डिस्टेंस है उतना ही S से S2 का है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पाथ डिफरेंस, यानी सोर्स स्लिट बनने से पहले ही क्रिएट हो गया वो वाला। तो अभी हम कौन सा वाला क्रिएट कर रहे हैं पाथ डिफरेंस, बोलो। इनिशियल का मतलब है सोर्स से S1 S2 के बीच में। अब बताओ अगर ये सोर्स इंफिनिटी पे है, जैसे यहां इंफिनिटी पे रख के पैरेलल बीम भेजे तो दोनों सोर्स को एक ही वेव फ्रंट मिलेगा, लेकिन यहां से भेजेंगे तो सेम वेव फ्रंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो लाइट रे है ये छोटा लेंथ का है और ये वाला बड़ा। तो अगर मान लीजिए मैंने बोला ये जो लाइट रे आ रहा है ये किसी अल्फा एंगल पे आ रहा है, तो ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब समझ गए कि इफ पैरेलल बीम इज इंसिडेंट at angle alpha with normal to slit plane, स्लिट के प्लेन से नॉर्मल बनाया, उसके साथ अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हो गया। ये दोनों स्लिट के बीच का गैप क्या होता है, डी। तो अगर मैं छोटे लाइन से बड़े लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस पाथ डिफरेंस। तो अगर ऑब्लिक इंसिडेंस कर दिया जाए तो इनिशियल पाथ डिफरेंस यानी कि S1 और S2 पर पहुंचने से पहले ही एक पाथ डिफरेंस के, बताओ कौन सा वेव ज्यादा चलता हुआ दिख रहा है, मतलब किसका लेंथ बड़ा लग रहा है, S1 का लेंथ बड़ा है। अब अगर मैं आपसे ऐसा सवाल पूछूं तो बताओ कि अब किसके ऊपर एक पतला स्लैब रख सकते हैं जिससे कि सेंट्रल मैक्सिमा यहां लौट पाए, S2 के ऊपर, क्योंकि लेंथ वाइज कौन सा ज्यादा चल चुका है, S1 का लेंथ ऑलरेडी ज्यादा है, तो ऑप्टिकली किसका लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, S2 का, करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला डी साइन अल्फा हो गया। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं, बोला सामने वाला भी तो पार्ट डिफरेंस क्या ही लेते थे हम लोग, डी साइन थीटा, पीछे वाला भी क्या हो गया, डी साइन अल्फा। तो इसमें कोई खास बात नहीं, पर थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है कि अगर टेढ़ा लाइन भेज दिया तो पीछे ही पार्ट। अब इसे सवाल में पूछा क्या सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि S1 तो पहले ही ज्यादा चल चुका है, तो सेंटर से ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा। तो आप देखेंगे कि अगर मैं ऊपर लेके जाऊं थीटा एंगल पे तो आगे का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, और पीछे का क्या है, तो डी साइन अल्फा को डी साइन थीटा के इक्वल करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। इसका मतलब है कि लाइट रे अगर अल्फा एंगल नीचे से भेजोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा अल्फा एंगल ही ऊपर खिसक जाएगा। ठीक है, एक आध सवाल इसके करके देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो अभी देख लेते हैं। तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस में कोई खास बात नहीं है, फॉर्मूला डी साइन अल्फा। ये इंफॉर्मेशन सामने लाने का एक ही पर्पस है कि कभी ऐसा टेढ़ा लाइन भेज दिया तो घबराने की बात नहीं है, एक पाथ डिफरेंस और आ गया उसको भी अपने पूरे पिक्चर में इंक्लूड कर लो, समझे। देखो कितना बड़ा सवाल। देखो स्लिट से पहले आपको एक एरो दिख रहा है, क्या बोल रहा है, फोटो में देखो क्या बोल रहा है कि लाइट रे कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहे हैं,
30 डिग्री, यानी कि स्लिट पे आने से पहले ही पाथ डिफरेंस आ चुका है। कितना? नहीं, पाथ डिफरेंस b sin 30। ठीक है, बाकी सारी कहानियां नॉर्मल दी होती, सीधा ऑप्शन ए पढ़ते हैं। लिखा है इफ द इंसिडेंट बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन डबल स्लिट apparatus फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस मिनिमा ऑफ द स्क्रीन। ये तो हो जाएगा। ऑल कैसे निकालेंगे? अरे n के टर्म्स में निकाल दोगे ना, n माइनस 1/2 लैम्डा इक्वल टू dy बाई कैपिटल डी। याद आ गया? सेकेंड ऑप्शन पढ़ो, सेकेंड पार्ट। इफ इंसिडेंट बीम मेक्स एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहां चला जाएगा अगर लाइट रे 30 पे? अभी सिखाया है तो 30 डिग्री ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितने हाइट पर चला जाएगा? देखो जरा। बहुत सही बोल रहे हो। अगर इधर से लाइट 30 डिग्री पे आया तो सेंट्रल मैक्सिमा इसी 30 डिग्री के लाइन पर आगे चला गया, तो यहां 30 डिग्री लिख दिया। ये कैपिटल डी है, तो क्या इस y का वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं, y का वैल्यू tan 30 से निकल रहा, देखो। तो y इज इक्वल टू डी, अब कैलकुलेट करते रहना आप लोग, है ना। d/√3 हो गया। बहुत मुश्किल बात है ये। अच्छा, तो d/√3 हो गया, ये सेंट्रल मैक्सिमा आ गया। पूछा है सेंट्रल मैक्सिमा मत बताओ, फर्स्ट मिनिमा कहां है इसके ऊपर? इसके ऊपर भी फर्स्ट मिनिमा होगा, इसके नीचे भी फर्स्ट मिनिमा होगा। ये तो पूछा है फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड, तो इससे कितना ऊपर होता है फर्स्ट मिनिमा? हाँ, 0.5 बीटा ऊपर होगा। तो हमारे आंसर क्या आ गए? y1 और y2। बोलो भाई, d/√3 प्लस, और आगे ये मुश्किल है क्या? बहुत ही लल्लू सवाल है, बस थोड़ा पढ़ के गए तो तुरंत लिख देंगे आंसर। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बाकी सब क्या बोलो, छोड़ो ना वो सब कहानी। उसमें डी का वैल्यू दिया होगा और लैम्डा का वैल्यू दिया होगा, स्मॉल डी का वैल्यू दिया होगा, उससे ये सब कैलकुलेट हो जाएगा। पहचान गए? हाँ, YD estimate small d capital D light of wavelength 500 nanometer is incident at an angle 57 डिग्री with respect to axis of symmetry। समझ गए? ये जो सेंट्रल लाइन चल रही है इससे 57 डिग्री 0.57 डिग्री पर भेज दिया है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इफ द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्रीन इज O, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बता पाओगे? बस इतने ही डिग्री आपको उठा देना है। नहीं तो बोला 30 डिग्री बनाते लाइट रे आएगा तो 30 डिग्री बना के बना देंगे, इतना एंगल पे आएगा तो इतने एंगल पे बना देंगे। ठीक है, लेकिन ये एंगल से सॉल्व कैसे करेंगे? तो एंगल बहुत ही छोटा है, तो छोटे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया, 0.57 इंटू π/180। ये हमारा क्या चीज आ गया? एंगल थीटा आ गया। अब हमारा फॉर्मूला हो गया y इज इक्वल टू डी tan थीटा। लग रहा है समझ गए क्या? थीटा पे लाइट रे भेजा तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां चला गया? थीटा पे ही चला गया। ये y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैपिटल डी दिया हुआ, बोलो। tan थीटा इज y/d हुआ कि नहीं हुआ? तो y इक्वल टू डी tan थीटा हुआ। थीटा बहुत छोटा है तो क्या करेंगे? tan थीटा को थीटा, तो d इंटू 0.57 इंटू π/180। ये थोड़ा कैलकुलेशन ये हो गया है, बट ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन आ गई। इंटेंसिटी एट पॉइंट O इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा I0 लिख रहे हैं। जिस पॉइंट पर एंगल पोजीशन थीटा होती है वहां पे पाथ डिफरेंस क्या होता है? बोलो भाई। अब एक बार और समझते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा यहां है और आपको यहां की इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से ये पॉइंट कितने एंगल नीचे है? सेंट्रल मैक्सिमा से कितने एंगल नीचे है? आप मुझे बताओ जरा। अगर यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा से थीटा एंगल ऊपर वाले पॉइंट पर जाते हैं तो पाथ डिफरेंस क्या मिलता है? ये सेंट्रल मैक्सिमा होता था तो इससे थीटा एंगल ऊपर जाते तो पाथ डिफरेंस क्या होता था?
ऐसे ही यहां सेंट्रल मैक्सिमा, तो इस पाथ का इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस क्या होगा? ये इससे डी साइन थीटा आगे है, तो ये इससे डी साइन थीटा पीछे है, तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या लिख देंगे? डी साइन थीटा। एक बार और इमेजिन करते हैं, ये तो मैंने ऐसे जुगाड़ लगा दिया, एक बार और देखो और समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझना, घबराना नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा है? इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। देखो ओ क्या है? सेंटर ऑफ स्क्रीन। सेंटर ऑफ स्क्रीन पे तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इस सवाल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइट रे ऐसा टेढ़ा भेजेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां चला गया? तो अभी ओ पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा, तो ओ पॉइंट पे कुछ और होगा, तो कुछ और होगा तो इंटेंसिटी भी कुछ और होगी। करेक्ट। अब मुझे बताना, ध्यान से देखना YDSE कैसा बन रहा है। हमने लाइट रे ऐसा टेढ़ा भेजा है, ठीक है, और यहां सेंट्रल मैक्सिमा पे पहुंच गए, यानी ओ पे पहुंच गए। सेंट्रल मैक्सिमा तो ऊपर है, तो ओ पॉइंट पे देखो ध्यान से, ये आगे का पाथ डिफरेंस ओ पॉइंट के लिए कितना है? 0 है। और पीछे का पाथ डिफरेंस ओ पॉइंट के लिए कितना, अगर ये एंगल थीटा है तो? डी साइन थीटा। तो व्हाट इज टोटल पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स एट दिस पॉइंट? समझ गए क्या? समझ गए? हाँ। तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या होगा? देखो ये डी साइन थीटा ज्यादा चल रहा है और यहां पे दोनों बराबर चल रहे हैं, तो यहां पे तो कैंसिल हो गया, यहां पे डी साइन थीटा है। तो व्हाट इज टोटल पाथ डिफरेंस? तो टोटल पाथ डिफरेंस इज इनिशियल पाथ डिफरेंस प्लस ज्योमेट्रिकल पाथ। तो इनिशियल पाथ डिफरेंस लिख दिया डी साइन थीटा और ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस लिख दिया 0। तो यहां डी की जगह हमको डी पता है और साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? थीटा 0.57 इंटू पाई बाई 180। मान लीजिए ये इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये डी साइन थीटा आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, बट हमें क्या पता लगाना है? तो किसी भी पाथ डिफरेंस से इंटेंसिटी कैसे पता लगाएं? बहुत सही बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आ जाएगा। मान लो फेज डिफरेंस पता लगाया, पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। मान लीजिए फेज डिफरेंस आ गया, तो फेज डिफरेंस के बाद फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। इस cos फाई में फाई का वैल्यू रख सकते हैं, तो कैलकुलेशन है इसमें, उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन प्रोसेस पकड़ में आ रहा है। इजी नंबर्स दिए होते तो आसानी से सॉल्व हो जाता। नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग बिटवीन ओ एंड सेंट्रल मैक्सिमा, ये कैसे करेंगे? अगर ये पाथ डिफरेंस को मैं एन लैम्डा से कंपेयर करूं, मान लो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 है, क्योंकि इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। और इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस हमने निकाला डी साइन थीटा और उसको एन लैम्डा से कंपेयर करा, मान लो आ गया 21.7 लैम्डा। तो यहां पे 0 है, तो इसके बीच में कितने मैक्सिमा बैठे होंगे? तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देना, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। लग रहा है बहुत ऊंची बात हो गई। ये जो पाथ डिफरेंस आया ये किस पॉइंट का आया? ओ पॉइंट का। सेंट्रल मैक्सिमा जहां होता है वहां पाथ डिफरेंस क्या है? और यहां पे पाथ डिफरेंस हमें ये पता चल गया, अगर मैं इसको एन लैम्डा के इक्वल कर दूं तो एन का कुछ वैल्यू आएगा, वो यहां का पाथ डिफरेंस है, और यहां का पाथ डिफरेंस 0 है। तो यहां का मान लो पाथ डिफरेंस आया 21.7 लैम्डा, मतलब एन का वैल्यू मान लो आया 21.7। इसका मतलब क्या है? ये 0 है तो यहां पे 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा करके 22 वाला भी नहीं आया, 22 वाला नीचे है, तो 21 तक ऊपर है, तो 1 से 21 पहुंचोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो बिटवीन ही तो बोल रहा है, लाइंग बिटवीन ओ एंड, ठीक है। एक और आखिरी पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी आखिरी बोल दिया था क्या मैंने? अच्छा, तो एक और आ गया है, अब आखिरी है। एक ये वेव में, यानी मैकेनिकल वेव वाले चैप्टर में वैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन पता नहीं याद होगा कि नहीं। जब कोई वेव किसी डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम denser medium, when a wave gets reflected from denser boundary or denser medium,
जैसे ये वेव चल रही है और यहां पे डेंसर मीडियम है, कोई मिरर है, मिरर ग्लास के बने होते हैं, वो डेंसर मीडियम, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके आए तो देयर विल बी a path difference of lambda by 2 between incident and reflected rays या waves लिख देते हैं, waves at the boundary. ये कहानी का किसी ने पता तब लगाया था जब देखा गया था कि साउंड में ऐसे टकरा के ना स्टैंडिंग वेव बन रहा है, या स्टैंडिंग वेव किसी को थोड़ा थोड़ा याद है? जैसे हाँ, जैसे कि एक गिटार के स्ट्रिंग को दोनों एंड पे बांध लेते हैं और फिर उसको ऐसे प्लग करते हैं तो दोनों एंड के बीच में गिटार का स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट होने लगता, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव बन गया। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? नोड। और इस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं? तो ये नोड की खास बात ये है कि यहां पे ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो किसी ने बोला इसका डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आपने बोला इसको बांध रखा है ना, नहीं हो पा रहा। तो कभी बांधने से तो नहीं हो पा रहा, लेकिन वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा एक्सप्लेन करो कि वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन हो जाए। तो बोला गया कि इसका मीनिंग ये है कि एक वेव जब यहां जा रही थी तो ये फिक्स है, मतलब यहां पे डेंसर बाउंड्री है, आगे की बाउंड्री कैसी है? डेंसर। तो वेव गई और फिर टकरा के आई, तो इस बाउंड्री पे दो वेव्स हैं, एक जाने वाला वेव उसको बोलते हैं इंसिडेंट, और टकरा के वापस आने वाला मतलब, और उनके बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2 या फेज डिफरेंस है पाई, फेज डिफरेंस है पाई। और फेज डिफरेंस पाई होने से अगर एक वेव का फंक्शन साइन थीटा का है तो दूसरे वेव का फंक्शन साइन थीटा प्लस पाई है, और एक वेव अगर साइन थीटा है तो दूसरा साइन थीटा प्लस पाई मतलब माइनस साइन थीटा है। तो एक वेव का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्प्लेसमेंट इस बाउंड्री पे क्या है? ठीक उतना ही नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या हो गए? तो बांध रखा, इसलिए जीरो होना ही था, लेकिन जीरो रखने के लिए जो वेव ऊपर से टकराएगा वो नीचे पलट के वापस आएगा। तो अगर मैं बोल देता हूं एक फंक्शन ऐसा जा रहा है और ये डेंसर बाउंड्री से टकराएगा तो लौट के कैसे आएगा? तो आप बोलेंगे जो टकराएगा, पहले कौन से टकरा रहा है? पार्ट 1 पार्ट 2? पार्ट 2 टकराया तो पलट के क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और जब पार्ट 1 टकराएगा तो नीचे हो जाएगा। तो अभी ऐसे जा रहा, थोड़ी देर में बाहर आते हुए दिखेगा, तो पार्ट 2 पहले टकराया, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, समझ गया? और ये ऐसे आ रहा होगा, या ऐसे देख लो, ये एक वेव पल्स है, ऐसे जा रहा है, ये बाउंड्री है, डेंसर मीडियम है। तो बोलो टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद ये ऐसे लौटेगा। ये इंसिडेंट है तो दूसरा वाला, ये रिफ्लेक्टेड कौन सा वाला है? किसके साथ रिफ्लेक्टेड है? ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई, देखो लैम्डा बाई 2 का एक और तरीका समझो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो। मतलब एक वेव ने बोला y1, दूसरे ने बोला y2, टोटल मिला के क्या हो रहा है? जीरो। जीरो का मतलब कैसा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 या 1, समझ गए? 0.5 लैम्डा या 1 पॉइंट। तो सबसे कम, सबसे आसान कौन सा पाथ डिफरेंस मान लिया? लैम्डा बाई 2। फेज डिफरेंस कितना हो गया? समझ गए क्या? डिस्ट्रक्टिव। तो हमने लाइट के लिए भी इसको याद कर लिया, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स में हैं। लाइट रे भी कैसे बिहेव कर रहे हैं? साउंड वेव की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो फिर लाइट में भी अगर लाइट रे टकरा के लौटेगा किसी डेंसर बाउंड्री से या मिरर से, तो वहां पे एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस लगा देंगे, कितना? लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब इसको पहचानने की कोशिश करना। एक सवाल में एक मिरर दे दिया और मिरर के ऊपर एक बल्ब लगा दिया और यहां सामने स्क्रीन लगा दिया। ठीक है, तो तुमने बोला अरे वाह, यहां तो एक बल्ब है और एक बल्ब का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कितने सोर्स हो गए? 2 सोर्स। ये इंडिपेंडेंट है या कोहेरेंट है? ये कोहेरेंट है। क्यों?
क्योंकि जब एक ही सोर्स से दो बनते हैं तो वो कोहेरेंट हो जाते हैं। एक बल्ब लगाया, दो बल्ब लगा रहे क्या? दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स कभी भी कोहेरेंट। लेकिन एक बल्ब का लाइट डायरेक्टली पहुंचेगा, देखो ये बल्ब ऑन है तो इससे लाइट रे इस पूरे स्क्रीन पे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और एक लाइट रे यहां से टकरा के भी स्क्रीन पे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। तो टकराने वाला लाइट रे कहां से आता हुआ अपीयर होगा? उसके इमेज से। तो वाईडीएससी जैसा सेटअप हो गया कि नहीं हो गया? वाईडीएससी में क्या पढ़ते थे? अगर दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस डी हो तो यहां पे ये d/2 है, ये भी d/2, और ये सेंटर से थीटा एंगल पे यहां पे दो वेव पहुंचे। किसी ने बोला यहां पे ना फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा है, फिफ्थ मैक्सिमा, तो एंगल थीटा बताओ कितने पोजीशन पे फिफ्थ मैक्सिमा बना? तो किसी चालाक ने बोला फिफ्थ मैक्सिमा का मतलब है यहां पाथ डिफरेंस क्या लिख देंगे? 5 लैम्डा। और वाईडीएससी में थीटा एंगल की पोजीशन पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डी साइन थीटा। तो हम लोग जल्दी से लिख देंगे डी साइन थीटा इक्वल टू 5 लैम्डा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें पंगा हो गया, गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि एक लाइट रे तो सीधा गया, दूसरा कैसे गया? S1 S2 से दोनों से लाइट रे आते थे, लेकिन ये एक लाइट रे S1 से गया और एक रिफ्लेक्ट होके आया। रिफ्लेक्ट होते ही यहां पे कितना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हो गया? तो बोलो S1 S और S डैश में कौन सा पाथ ज्योमेट्रिकली बड़ा है? और रिफ्लेक्शन से इसको अलग से λ/2 मिला है। तो व्हाट इज टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन S डैश एंड S? डी साइन थीटा प्लस λ/, समझ गए? जिसके पास डी साइन थीटा उसी के पास λ/2 है, और इक्वल टू क्या कर देंगे? 5 लैम्डा। ये इक्वेशन सही, ये इक्वेशन गलत। थोड़ा आइडिया लगा क्या? तो वहां पे ऐसा देखने में कई बार लगेगा यार मैक्सिमा की जगह मिनिमा की कंडीशन लगा दी। देखो ये λ/2 को इधर भेजोगे तो 4.5 लैम्डा दिखेगा, तो आपको बोलेगा पांचवा मैक्सिमा है और आंसर 5 मिनिमा जैसा लग रहा है। तो ये λ/2 का हेर फेर कब आता है? जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आती है। समझ गए? समझ गए क्या? पढ़ते हैं जरा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच अ मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट p। और लाइट रे ऊपर से कहीं से आ रही है, तो ऊपर से जो लाइट रे आ रही है वो एक बार इस मिरर से टकरा के वापस जाएगी, और पॉइंट P पर दो लाइट रे मीट करेंगी, एक जो ऊपर से ऑलरेडी आ रही है और एक टकरा के। मुझे बताओ P पॉइंट पर मैक्सिमा चाहिए, तो एक दो दो वेव मान लो, एक तो डायरेक्टली P पर पहुंची और एक ऐसे टकरा के P पर पहुंची। दोनों दो वेव पहचान पा रहे हो? तो बोलो जो वेव टकरा के पहुंची है वो कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रही है? अरे नहीं भाई, देखने में भी एक्स्ट्रा पाथ चला। देखो मैंने बोला एक ये है और एक लाइन ये है, एक लाइन नंबर 1 है, एक लाइन नंबर 2 है। मैं कह रहा हूं कौन सा लाइन लंबा लग रहा है तुमको? तो यहां से यहां चल के जाओ और यहां से घूम के मार्केट से घूम के घर जाओ, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है? तो डिस्टेंस वाइज कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? ये x है, ये भी x है। व्हाट इज टोटल ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कितना है? 2x। और यहां टकराने की वजह से कितना मिला है? λ/2। तो क्या बोलोगे आंसर? समझ गए क्या सवाल? 2x प्लस λ/2 इक्वल टू n लैम्डा। क्यों कर दिया? क्योंकि कौन सा मैक्सिमा ये थोड़ी ना बोला है, n लैम्डा कर दिया। अब इसमें n का वैल्यू अलग अलग, मान लीजिए 4 ऑप्शन लिखे होते, बोलता सही ऑप्शन बताओ, तो n का वैल्यू डाल के 1 2 3 4 डाल के चेक कर लेते कौन सा। सेंस बना क्या? समझे? बड़ा आप थोड़ा चालाकी से चेक करके देखो, आंसर x का जो आएगा वो कुछ और ही दिखाई देगा आपको। दूर से देखने पर हवा नहीं लगेगी कि ये तो पुराना वाला मैक्सिमा जैसा है, वैसा नहीं दिखेगा। जैसे अगर n का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? हाँ, या 1 तो रखो कम से कम। λ/4 2 रखेंगे तो मतलब 4 के टर्म्स में चलेगा हम। तो ये पहचान गए?
अगर एक लाइन लंबी एक छोटी दिखती है क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। किसी भी थीटा की पोजीशन पे क्या फॉर्मूला है? डी साइन। वाईडीएसी में यही सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पाथ डिफरेंस है, हर सवाल में डी साइन थीटा होता है। फिर अगर स्लैब या छोटा सा फिल्म लगा दिया तो उसका अलग पार्ट डिफरेंस है, क्या है? म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर सोर्स के पीछे से ही लाइट रे टेढ़ा फेंक दिया तो पीछे डी साइन अल्फा लगा देंगे। और अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आया लेकिन रिफ्लेक्शन वाईडीएसी नहीं है तो पहले 3 वाईडीएसी के थे, रिफ्लेक्शन तो कोई भी जनरल एग्जांपल है, समझ गए क्या? तो इंटरफेरेंस क्या केवल वाईडीएसी में ही होता है? इंटरफेरेंस वाईडीएसी होता है केवल? वाईडीएसी केवल एक एग्जांपल है। जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे उनको फर्स्ट ईयर में एक अलग एक्सपेरिमेंट कराया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग, उसमें वही दिखेगा, ये वाला। और रिंग बनाई थी ना, रिंग बनाई। 2 पॉइंट सोर्स होंगे। एक सोर्स कैसे बनाएंगे? एक सोर्स होगा बल्ब और एक पीछे उसका मिरर होगा, टकरा के 2 लाइट रह जाएंगी और सामने क्या बनेगी? जैसे कहां गया? नहीं, अभी मैं फोटो बना रहा था, ये वाला। हाँ, जैसे ये है, ये एक और सोर्स है और ये एक सोर्स है। अगर यहां एक स्क्रीन लगा दे तो फ्रिंज पैटर्न कैसा दिखेगा? दिख रहा है? पॉइंट सोर्स के परपेंडिकुलर है स्क्रीन, कैसा शेप हो गया? सर्कुलर हो गया। खेल समझ में आया क्या? न्यूटन्स रिंग ऐसी ही बनती है, दूरबीन जैसी होती है, उसी में झांको तो रिंग्स दिखती है। और रिंग्स देखने के बाद उसको, उसमें एक स्लाइडर जैसा होता है माइक्रोमीटर, उसको खिसका खिसका के एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा का डिस्टेंस मेजर करना होता है। और डिस्टेंस आ गया तो फ्रिंज विड्थ आ गई, फ्रिंज विड्थ आ गई तो बीटा आ गया। कैपिटल डी और स्मॉल डी का वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, मतलब कौन सा बल्ब यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ निकल आएगा। यही एक्सपेरिमेंट होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में जाके वेवलेंथ कैलकुलेट करो, ऐसा लैब होगा, फर्स्ट ईयर में ही होता है। अब इस कहानी में नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और देख लेते हैं। ये आप खुद ही बता दो, ये मामला इजी है। तो इसमें जुगाड़बाजी से ही हो जाता है। देखो, आप ऐसा कभी सर्कल हो, ऐसे सर्कुलर दे दिया, बड़ा रेडियस दिया है बहुत बड़ा, और 2 सोर्स लगा दिए, कितने पार्ट डिफरेंस पे रखे, कितने डिस्टेंस पे रखे? 2 लैम्डा। यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो जो सेंटर से पास करेगी, ये 2 जगह कट करेगी। यहां पर भी सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां भी सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई दिया, क्यों? कैसे? S1 से S2 से डिस्टेंस बराबर, ऊपर भी डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, यहां जाओ, यहां एक्स एक्सिस पे दोनों जगह जाओ, तो यहां पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, यहां भी पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा दिखा गया। कैसे बता? S1 से एक वेव जाएगा और S2 से जाएगा, दोनों में कितना डिफरेंस दिखेगा? एक S1 से लेंथ मेजर करो, एक S2 से मेजर करो, S1 वाला लेंथ बड़ा दिख रहा है ना, कितने का डिफरेंस है? तो ऐसे लाइन ज्वाइनिंग में जो उनके बीच का गैप है वही दिखेगा। तो यहां 2 लैम्डा और यहां पे 0 लैम्डा है, तो बीच में क्या होगा? 1 लैम्डा। क्यों? 0 1 2। समझ गए खेल? तो यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा। बताओ कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा हुए? 4 एक्सिस पे हैं और 4 बीच में है। समझ? 8 दिखेगी नहीं दी है? तुम ये नहीं है ना सर 3 तो एक क्वाड्रेंट में 12 हो गए, ऐसा बोल दोगे क्या? एक क्वाड्रेंट में 1 2 3, दूसरे में भी 3, तीसरे 4 4 इंटू 3 12 है। 12 है क्या? 4 एक्सिस पे हैं और ठीक है। ऐसे ऐसे ये 2 सोर्स दे दिए, इनके बीच का पाथ डिफरेंस 5.1 लैम्डा दे दिया, और इनके चारों तरफ एक लार्ज रेडियस का, रेडियस मच ग्रेटर देन लैम्डा का एक सर्कल बना दिया। पूछा टोटल ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बताओ। बताओ भाई, पूरा सर्कल है, पूरा है सर्कल, बताना भाई। यहां 5.1 है तो यहां पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5.1 हो जाएगा। ब्राइट फ्रिंज किस पे मिलता है? इंटीजर पे मिलता है। यहां पे क्या मिलेगा? 0।
तो 5.1 से पहले 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बीच में कितने मिलेंगे? इसके बीच में 4 नहीं 5 है, 1 2 3 4 5। समझे क्या? यहां पे कितने होंगे? यहां पे 5 है, यहां भी 5 है, और इस क्वाड्रेंट में भी 5 है, और इसमें भी 5 है, और ऊपर नीचे 2 मैक्सिमा और हैं। साइड साइड में भी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? 5.1 पे थोड़ी ना मैक्सिमा होता है, समझ गए क्या? वहां पे साइड में मैक्सिमा क्यों था? तो यहां पे 2 में स्प्लिट हो गया, वो 2 में स्प्लिट हो गया। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कोई, मतलब इसमें भी फॉर्मूला बनाते हैं लोग, हम नहीं करते। 5.1 दिया है तो 1 से लेकर 5 तक यहां आ गया, 1 से 5 यहां होगा तो 20 तो ये हो गए, और सेंट्रल मैक्सिमा 2 और हो गए। समझ गए क्या? 0 0 वाले 2 और 5 5 5 5 4 बार, इधर इधर कुछ नहीं है। समझ गए? तो कितना नंबर हुआ? 22 मैक्सिमा है। ऐसे लगा लोगे ना जुगाड़, ऐसे ही कर लेना, काउंट करो, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे 1 मिनट है। आज क्या तारीख है? अच्छा, सुनो भाई, एक क्वेश्चन सुनो और आंसर बताओ। इन YDSE, मतलब अगर आप थोड़ा भी लिखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, तो नंबर लिख लेना। इन YDSE 12 fringes are observed in a certain segment of screen. 12 fringes, 12 लिख दो, 12 fringes are observed in a certain segment of screen when lambda is 600 nanometer. यानी 12 फ्रिंज दिखे थे कितने वेवलेंथ के? 600 नैनोमीटर. इफ वेवलेंथ इज चेंज्ड टू 400 nanometer, if wavelength is changed to 400 nanometer, find number of fringes in same segment.
12 फ्रिंज थे 600 वाले, 600 वेवलेंथ था तो 12 फ्रिंज बन रहे थे। अभी 400 कर दिया वेवलेंथ, तो फिर कितने फ्रिंजेस बनेंगे? सर 18। हाँ, कैसे? हाँ सर फ्रिंज फ्रिंज इनटू लैम्डा इक्वल टू हाँ, सेकंड ऐसे फ्रिंज बोलो कि अगर n फ्रिंजेस थे और एक फ्रिंज बीटा का था, एक फ्रिंज विड्थ बीटा की थी, तो सेगमेंट की लेंथ कितनी रही होगी? अगर एक फ्रिंज बीटा का है और n फ्रिंज है तो कितना सेगमेंट का साइज हो गया? n बीटा। और दूसरे बीटा का वैल्यू अलग होगा तो सेगमेंट सेम है, क्या लिखा? n1 बीटा 1 इक्वल टू, अगर बीटा 1 के n1 फ्रिंज है उतनी जगह में बीटा 2 के फ्रिंज लगाओगे तो कोई और नंबर आएगा, तो n1 बीटा 1 साइज ऑफ द सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन हो गया, n1 बीटा 1 इज n2 बीटा 2। लेकिन बीटा तो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है, बीटा की जगह क्या लिख दोगे? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, डी बाई डी कट जाएगा, तो क्या आया? n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा। समझ गए क्या? आसान सवाल था। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दो अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन इतने अलग है कि पता ही नहीं चलता कि अलग है, ऐसा लगता है कि सेम है ना? एक बार बात कर रहा था मैं, ये अंडे और मुर्गी जैसा ही कॉन्सेप्ट है, आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि पहले कौन हुआ, ठीक है? डिफ्रैक्शन पैटर्न एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जनरल मतलब किसी भी लाइट के रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दे, लाइट की जरूरत नहीं, किसी भी वेव के रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दे तो ऑब्स्टेकल से टकरा के वेव चारों तरफ मुड़ जाता है। नॉर्मली लाइट में ये कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देता है जब ऑब्स्टेकल बड़े होते हैं, लेकिन अगर एक बहुत ही पतले पिन को किसी लेजर के रास्ते में ऐसे घुसा दो तो पिन वाले टिप पे फ्लावर जैसा लाइट रे ऐसे खुल जाएगा, चारों तरफ लाइट रे स्कैटर हो जाएगा। तुम कहोगे यहां से टकरा है चारों तरफ जा रहा है, जबकि हाथ लगा दे तो फिर चारों तरफ नहीं टकराया, यहीं पे बिंदी दिखेगी, आगे जाएगा नहीं लाइट। तो बड़ा ऑब्स्टेकल लगाने से लाइट रे अलग बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर छोटा, कितना छोटा लगाना है? जो वेवलेंथ के कंपैरेबल हो वैसा अगर लगा दे, बहुत ही पतला छोटा, तो फिर लाइट रे एकदम ऐसे चारों तरफ फैलता है। ये मैंने पहले भी एग्जांपल बोले कि साउंड वेव को यहां से बाहर जाने के, जरा भी दरवाजा खुला होगा तो साउंड वेव ऐसे ट्रैवल करता हुआ टहलता हुआ नीचे तक पहुंचेगा। अगर ऊपर से आवाज दे तो नीचे बंदा सुन लेता है, लेकिन ऊपर से अगर लाइट ऑन करें, टॉर्च इधर से मारे, थोड़ा दरवाजा खोलते हैं तो नीचे वाले को थोड़ी ना दिखेगी, या तो मिरर विरर लगाओ जिससे टकरा के लाइट रे मुड़ जाए, अदरवाइज तो लाइट रे किधर चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। तो लाइट रे छोटे ऑब्स्टिकल से टकरा के फैलता नहीं है। बट अगर वेवलेंथ कंपैरेबल हो तो या तो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल क्या कर दो? छोटा, या फिर वेवलेंथ क्या कर दो? बड़ा। अब वेवलेंथ बड़ा लाइट का कैसे करेंगे? लाइट का नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे वेव्स हैं जैसे माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, इनके वेवलेंथ बड़े होते हैं, इसलिए रेडियो सेट कहीं भी काम करते हैं। समझ गए क्या? ये हमने बात किया हुआ था कि सारे ऑब्स्टिकल से टकरा के रेडियो वेव फैल जाता है। रेडियो वेव भी स्ट्रेट लाइन पे चलता है, लेकिन ऑब्स्टिकल आया टकराया तो चारों तरफ फैल जाएगा ऐसे। तो किसी भी लाइट रे को छोटे ऑब्स्टिकल या छोटे होल से निकालोगे तो लाइट रे ऐसे नहीं चलेगा। मतलब हमारा नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता था कि अगर ये जो होल है ना, ये बड़ा छोटा है, मतलब दिस साइज ऑफ द होल इज वेरी स्मॉल, ये ऑलमोस्ट फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर जैसा है, पतला होल है, तो इधर से लाइट रे निकालोगे, बहुत ही पतले होल पे लाइट रे टक्कर मारेंगे। तो नॉर्मली क्या होता था कि लाइट रे ऐसे चल रही है, हमारे घर में खिड़की लगी है, हमने खिड़की खोल दी तो सामने खिड़की वाली जगह के सामने में आपको दीवार में ऐसे चमकता हुआ लाइट रे का पोर्शन दिखेगा। समझ गए क्या? ऐसे तो घर में होता ही है। कभी कभी होता है कि एक कोई छोटा सा होल है, उधर से लाइट रे आ रही है तो यहां पे छोटा सा होल का लाइट रे का धब्बा दिखता है, होता है क्या सनरेज में? लेकिन अगर ये होल बहुत ही छोटा हो तो तुम कहोगे फिर अजीब सा पिक्चर दिखाई देता है। फिर इतना सा पतला होल है मिलीमीटर का और यहां पे लाइट का धब्बा ऐसे दिखता है, मतलब ऐसे पहाड़ नहीं है, इतने बड़ी जगह पे लाइट रे का सर्कल बन गया है।
होल इतना है, लाइट रे का सर्कल इतना बड़ा बना हुआ है, और सर्कल भी बड़ा अजीब सा है कि सर्कल बना हुआ है और उसकी इंटेंसिटी सेंटर पे जाता है और धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम, और फिर एक ब्लैक लाइन हो गई है, और फिर ब्लैक लाइन के बाद फिर से इंटेंसिटी बढ़ी, और फिर एक और ब्लैक लाइन हो गई, फिर इनसे इंटेंसिटी बढ़ी, और फिर से, यानी कि आपको ऐसे सर्कुलर 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 पैटर्न दिखाई देने लगेगा। हम इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। सर्कल कब दिखेगा, जब ये होल कैसा है, लेकिन अगर ये स्लिट जैसा है यानी कि ऐसे रेक्टेंगुलर, तो फिर सर्कल नहीं दिखेगा, फिर कैसे दिखेगा, ऐसे रेक्टेंगुलर, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे दिखेगा। बीच का हिस्सा ठीक है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बहुत सारे पतले पतले स्लिट्स दिखेंगे। तुम कहोगे अरे ये तो वाईडीएसई पैटर्न जैसा है, लेकिन वाईडीएसई में क्या होता था, दो स्लिट होते थे और स्लिट का कोई साइज नहीं दिया जाता था, बिल्कुल बारीक पतले स्लिट होते थे, और एक स्लिट से लाइट रे जाता था, दूसरे से जाता था, दोनों लाइट रे आपस में मिलते थे, कॉन्सेप्ट का नाम था इंटरफेरेंस। लेकिन एक स्लिट से लाइट रे फैलता क्यों था, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिफ्रैक्शन। समझे क्या, एक स्लिट से निकला लाइट रे चारों तरफ क्यों गया, क्योंकि एक पतले होल से निकलने के बाद लाइट रे चारों तरफ ही जाता है। समझ गए क्या, तो एक स्लिट क्या कर रहा है, अपना डिफ्रैक्शन, दूसरा स्लिट क्या कर रहा है, अपना डिफ्रैक्शन, तो हमें क्या दिख रहा है, दो डिफ्रैक्शन का इंटरफेरेंस। तो पहले क्या हुआ, अब इसमें देखो, इसमें उल्टा बोलेंगे, इसमें बोलेंगे एक स्लिट से लाइट रे निकाला, तो फिर ये ऑल्टरनेटिंगली इंटेंसिटी कम ज्यादा क्यों दिख रही है, क्योंकि जब एक स्लिट से लाइट रे निकला तो एक स्लिट में जितना भी वेव फ्रंट क्रॉस करेगा, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या है, S1 S2 S3 S4 S5, इसमें कितने सोर्स हैं, हजारों सोर्स हैं, हजारों में से यहां पे कितने सोर्स लाइट रे फेंक रहे हैं, सारे, अगर उनमें से दो दो के पेयर लो तो सबके क्या हो रहे हैं, समझ गए, ऐसा थोड़ी ना कि दो ही का इंटरफेरेंस होता है, 4 वेव का भी इंटरफेरेंस होता है, 5 का भी, 10 का भी, तो ये कितने वेव हैं, बहुत सारे वेव का क्या हो रहा है, तो पैटर्न किसका दिख रहा है, पैटर्न डिफ्रैक्शन का है, लेकिन डिफ्रैक्शन इज रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस अमंग ऑल पॉसिबल सोर्सेज इन दैट वेव फ्रंट। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज इंटरफेरेंस से बन रहा है, तो बहुत सारे इंटरफेरेंस को मिला के कौन सा पैटर्न बोलेंगे हम, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये झंझट में घुसना बंद कर दिया हमने कि क्या पहले हो रहा है क्या नहीं। सिंगल स्लिट से जब चलाएंगे तो क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन, और पैटर्न को क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। डबल स्लिट से जब चलेगा तो यानी दो सोर्स से चलाएंगे तो उनको इंटरफेरेंस बोलेंगे। दो सोर्स कैसे बन रहे हैं वो तुम्हारा झंझट। तो सिंगल स्लिट पे जब चलेगा तो डिफ्रैक्शन बोलेंगे, और होने वाला पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेकिन हमारे पास डिफ्रैक्शन की कोई थ्योरी नहीं है बच्चों, तो डिफ्रैक्शन की कोई कॉन्सेप्ट की थ्योरी नहीं, इंटरफेरेंस की है। तो जहां मैक्सिमा बनता है वो इंटरफेरेंस से में पता चलता है कि पाथ डिफरेंस को n लैम्डा कर दो। डिफ्रैक्शन में कोई थ्योरी हमारे पास नहीं है, और थ्योरी किसकी है, और इंटरफेरेंस की थ्योरी लगा के डिफ्रैक्शन में हम जबरदस्ती सॉल्व करेंगे। ठीक है, जबरदस्ती सॉल्व करना समझते हैं, यानी कि जब हमने पैटर्न बनाया, आप ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ पा रहे हैं, एक बार कोशिश करता हूं। इधर हमने एक लाइट रे भेजी और यहां हमने 2 की जगह एक स्लिट लगाया, इस स्लिट का साइज A है। इंटरफेरेंस में कभी साइज ऑफ स्लिट नहीं दिया जाता था, उसमें 2 स्लिट के बीच का गैप दिया जाता था। साइज ऑफ स्लिट कितना दिया यहां पे, A। इस स्लिट से जब आगे चल के मैंने स्क्रीन लगाया तो मुझे एक ऐसा पैटर्न दिखने लगा जैसा पैटर्न मुझे इंटरफेरेंस में थोड़ा सा अलग है। यहां पे बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा ज्यादा है, बाद वाले हिस्से थोड़े पतले हैं। यहां पे बीच के हिस्से में ही लाइट रे की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, आगे वाले में उतनी इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं है। ये पैटर्न का नाम हमने क्या लिखा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसका नाम ऐसे रख दिया है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा,
इस एक्सपेरिमेंट में जहां पर डार्क बन गया उसको मिनिमा बोल दिया इंटरफेरेंस की तरह, जहां पे ब्राइट हो गया उसको मैक्सिमा बोल दिया। तो इसमें भी मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे हैं, लेकिन इंटरफेरेंस जैसे नहीं मिल रहे। समझ गए? डबल स्लिट में जैसे मिल रहे थे ठीक वैसे नहीं मिल रहे, जहां पर मिल रहे थे ठीक वहां पर नहीं मिल रहे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चल ही जाएगा ना कि कहां पे मिल रहे हैं। तो उसको इंटरफेरेंस से मैच कराया तो मैच नहीं हुआ। तो इसके लिए इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट बोरो करके रिजल्ट जहां आने हैं वहां पे आने ही है, एक जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट बना के एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो देखिए, ये स्लिट के थिकनेस का वैल्यू कितना मैंने माना है, ए। यहां से कितने एंगल पे हम जा रहे हैं, थीटा। यहां पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, उसकी पोजीशन के लिए हम सॉल्व करेंगे। हम इस कहानी में सॉल्व करेंगे मिनिमा के लिए। मिनिमा का मतलब कैसा फ्रिंज हो गया, डार्क, लेकिन यहां फ्रिंज नहीं बोलते, यहां पे बस मिनिमा या मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा मिनिमा ढूंढेंगे, नीचे भी ऐसे ही फर्स्ट मिनिमा होगा। तो फर्स्ट मिनिमा ऊपर से फर्स्ट मिनिमा नीचे के बीच में जो गैप है उसको सेंट्रल मैक्सिमा, हाँ सेंट्रल ब्राइट बोल देंगे, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा भी बोल सकते हो, बट ये मैक्सिमा पहले वाले मैक्सिमा जैसा नहीं होगा, इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक, ऊपर का एंगल थीटा हम किस पोजीशन के लिए पता लगाना चाहते हैं, फर्स्ट मिनिमा के लिए। नीचे भी उतने ही एंगल पे फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, ऊपर से नीचे टोटल जो एंगल दिखेगा उस पे जो बीच में आ गया उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे। फर्स्ट मिनिमा से नीचे मिनिमा तक सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, ये बात पकड़ना। चलो बताओ, अब यहां पे दो सोर्स हैं क्या, है तो नहीं, जबरदस्ती बनाएंगे। समझ गए क्या, पंगेबाजी समझ रहे, जबरदस्ती करेंगे, आंसर जस्ट भिड़ा देंगे। तो मैंने दो सोर्स बनाए, एक ऊपर का सोर्स बनाया और एक नीचे का। आपको भी पता है कि अगर इतने थिकनेस में वेव फ्रंट जाएगा तो हजारों सोर्स हैं, लेकिन ऊपर का पूरा कितना लेंथ है ये। अब सोचो a/2 के सोर्स को मैंने उसके मिड पॉइंट पे रख दिया। कहां पे रख दिया, यहां से a/4 पे, करेक्ट। इस पूरे a/2 को सोर्स को उसके मिड पॉइंट पे रख दिया। कहां पे रख दिया, उसके मिड पॉइंट पे, यानी यहां से a/4 पे। तो बताओ ये दोनों सोर्स कितने गैप में आ गए, a/2। अब हम इन दोनों को पॉइंट सोर्स की तरह YDSE में लेंगे। क्या ये सचमुच पॉइंट सोर्स है, क्या ये दो ही सोर्स हैं, तो सब तो अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, लेकिन आंसर बढ़ जाएगा। समझ गए क्या, क्योंकि मुझे पता है कहां मिनिमा आ रहा है, और ऐसे करने से उस आंसर को एक्सप्लेनेशन मतलब वो मिल जा रहा है। जो आंसर जिस एंगल पे आता है एक्सपेरिमेंटली, और इस एक्सप्लेनेशन से जो आता है वो दोनों सेम हो जाते हैं। तो हमको ऐसे करने में मजा आ रहा है। ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं। तो बताओ, अगर इधर से एक वेव भेजे, इधर से एक वेव भेजे और वहां पे मिले, तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस। तो हमने बोला सिंगल स्लिट को इज कन्वर्टेड इनटू टू स्लिट्स, उनके बीच का गैप क्या हो गया। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला इंटरफेरेंस में क्या होता था, d साइन थीटा को क्या लिख दिया, a/2 साइन थीटा। ठीक है, यहां पे क्या बना रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा का पाथ डिफरेंस बोलो। फर्स्ट ही है, फर्स्ट। हाँ, फॉर फर्स्ट मिनिमा बोलो भाई, a/2 साइन थीटा इक्वल टू λ/2। काटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, λ/a। इसको पकड़ लिया अब हमने। अगर साइन थीटा स्मॉल होता है तो क्या करते हैं, तो मोस्टली लैम्डा बहुत ही छोटा होता है, 10 का पावर -7 -9 के ऑर्डर पे होता है, और ए का वैल्यू मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में होगा, तो भी ये रेशो 1/100 टाइप का चलेगा। तो ये बहुत ही छोटा रेशो है, तो साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा स्मॉल है तो क्या लिखने वाले हैं, थीटा का आंसर क्या आ गया, λ/a। ये किसका पोजीशन आया, फर्स्ट मिनिमा। कोई बोलता है फर्स्ट मिनिमा जितना दूर है, सेकंड मिनिमा भी फर्स्ट मिनिमा से उतना ही दूर है। आगे के मिनिमा बोलो, फॉर अदर मिनिमास बोलो, बस बोल दो। हाँ, थीटा इक्वल टू λ/a, 2 λ/a, 3 λ/a, टक 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 कर दो। समझ रहे हैं,
लेकिन अगर तुम केयरफुल नहीं हो तो कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ये पहले मैक्सिमा के रिजल्ट हुआ करते थे। अब तो यही याद करने का तरीका भी हो गया कि जब इंटरफेरेंस करते हैं तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पे कौन होता था? मैक्सिमा। और यहां पे 1 2 3 पे कौन है? मिनिमा। a/2 का पकड़ लिया वैल्यू, समझ रहे? मिनिमा आ गए। अब दो मिनिमा के बीच में किसको बैठा देना है? तो 1 और 2 पे तो मिनिमा है, मैक्सिमा कहां होगा? हाँ, तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, बोलो भाई, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हाँ, अब 0.5 नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट कहां तक था? फर्स्ट मिनिमा तक। तो वहां पे फर्स्ट मैक्सिमा था ही नहीं, रास्ते में सारा का सारा गया था। सेंट्रल ब्राइट कहां तक था? फर्स्ट मिनिमा तक। तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां होगा? फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में। क्या बोले? तो समझ गए क्या? यहां मामला गड़बड़ है थोड़ा। तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां आ रहा है? थीटा इक्वल टू 1.5 लैम्डा बाई ए, ठीक है। और फॉर nth मैक्सिमा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। फॉर nth मिनिमा थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाई ए। उल्टा रिजल्ट लगेगा, उल्टा ही बोलना है, बट इसमें n +1 चल रहा है ना, प्लस हाफ। जैसे वहां पे माइनस हाफ चल रहा है, यहां पे प्लस 0.5 है। थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा पूछा तो 3.5 लैम्डा बाई, वहां पे 2.5 मिनिमा के लिए होता था, यहां मैक्सिमा के लिए। समझ रहे हैं? यहां भी प्लस है। 0 से 1 के बीच में कोई मैक्सिमा नहीं है, उसके बाद चालू हुआ। करेक्ट। अब देखो, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट कितना लिखते हैं बताओ? आपको बोलना है ऊपर मिनिमा से नीचे मिनिमा। ऊपर थीटा है तो नीचे भी, तो कितना लिखना पड़ेगा? तो 2, ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, देखा क्या? 2 थीटा, यही बोलना है। थीटा गलती से मत लिख देना कि अच्छा बीच में है, बीच से ऊपर चले गए तो सेंट्रल ब्राइट हो गया ना। ऊपर भी थीटा और नीचे भी, डबल चलेगा। बाकी सारे कितने की चल रहे हैं? लैम्डा बाई। आप देखो, इसको देखो, मिनिमा से मिनिमा की गैप कितना है, फिर कितना है, यानी कि मिनिमा से मिनिमा लैम्डा बाई, लेकिन सेंट्रल ब्राइट कितना है? 2 लैम्डा बाई। दिख रहा है क्या? 2 लैम्डा बाई, वही डबल है, बाकी सब 1 चलेंगे। 2 लैम्डा बाई। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, उसके लिए लिख दिया बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए इंटू कैपिटल डी। ये कैपिटल डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये तो कैपिटल डी पहले जैसा ही है। सेंट्रल ब्राइट का थिकनेस अलग आएगा, बाकी सब मिनिमा से मिनिमा या मैक्सिमा से मिनिमा, मैक्सिमा से मैक्सिमा इसके आधे होंगे। 1.5 से 2.5 पर जाओगे तो कितना दिखेगा? लैम्डा बाई ए। तो डिस्टेंस दिखेगा लैम्डा बाई ए। सेंट्रल ब्राइट कितना दिख रहा है? बाकी सारे ब्राइट उसके बाद कैसे कैसे चलेंगे? लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई, लैम्डा बाई। समझ गए? मतलब लेकिन इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, बट अगर चालाक हो तो तुमको रिलेट हो जाएगा, है ना। मतलब मुझे थोड़े दिनों तक झटका लगा था जब मैंने पढ़ा था, मुझे याद है कि मुझे काफी कंफ्यूजन हो गई थी, ये क्या है? ये मैक्सिमा कभी इसको बोलते हैं, कभी उसको बोलते हैं। लेकिन फिर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप इसको अगर 2 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एनसीईआरटी ये बोलता है कि ये जो स्लिट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड इमेजिन करो, और दोनों पार्ट का यहां पे क्या करा दो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उनका एवरेज गैप ए की जगह a/2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले हाफ को उसके मिड पॉइंट पे रख दोगे, नीचे वाले को उसके। तो बोल रहे सेकंड मैक्सिमा कैसे निकाला? तो उसी लॉजिक को आगे बढ़ा दिया कि अब 4 पार्ट में ब्रेक कर दो। तो 4 पार्ट में ब्रेक कर दोगे तो ऊपर वाले 2 का a/4 हो जाएगा, नीचे वाले 2 का भी। ऊपर वाले 2 का डिस्ट्रक्टिव हो गया तो नीचे वाले 2 का भी डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ऊपर वाले 2 का हो जाएगा पार्ट डिफरेंस,
a/4 sin थीटा, डिस्ट्रक्टिव करना है तो उसको, तो अभी इसको काटो, 4 को 2 से काटो, कितना आया भेजो। तो पहला वाला कहां आया था और दूसरा कहां पे आ रहा है? तो इवन नंबर पे डिवाइड करते रहोगे स्लिट्स को तो कौन से वाले मिनिमा सारे मिलते रहेंगे। तो 6 में डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 लैम्डा बाई है। देखो ना, 4 में डिवाइड किया था तो आ रहा था 2 लैम्डा बाई, 6 में डिवाइड कर देंगे तो ऐसे करते चलो। लेकिन ये सही तरीका नहीं है एक्सप्लेन करने का, बट ये जुगाड़बाजी है, क्योंकि हम कौन से कॉन्सेप्ट से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट से। और इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट डिफ्रैक्शन में काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये किसी को नहीं पता। तो कोई कहते हैं अब सब मिक्सिंग है, एक स्लिट से क्रॉस करके फैल गया लाइट रे तो क्या बोलते हैं उसको? तो किसी भी एज से टकरा के लाइट रे ऐसे घूम जाए, स्कैटर हो जाए, क्या बोल दो? डिफ्रैक्शन है। लेकिन दो लाइट रे जाके कहीं मिल जाए उसको क्या बोलते हैं? तो 4 भी मिल जाए तो उसको इंटरफेरेंस। समझ गए ना? तो फैलने को बोल रहे हैं डिफ्रैक्शन, और आगे चल के मिलने को बोल रहे हैं। तो ये जो पैटर्न मिल रहा है ये किसकी वजह से मिल रहा है? तो बोलोगे दोनों मिलके आ रहा है ना। डिफ्रैक्शन है, लाइट रे को फैला दिया, और फैल के सारे लोग मिलके आगे चल के पैटर्न बना रहे। समझे क्या? तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपस में जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, नमस्कार। लेकिन मैंने बोला था आप एनसीईआरटी पढ़ लो, पढ़ा क्या? क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा और तुमने पढ़ लिया, रो दूंगा मैं। देखो नहीं पढ़ा, पढ़ लो भाई। ये चैप्टर थियोरेटिकल है, मतलब आगे वाला हिस्सा डिफ्रैक्शन पोलर थोड़ा थियोरेटिकल है। इसको 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, थियोरेटिकल सवाल आ सकता है, फंसना नहीं है।